Hello everyone. Today we'll start with essay 800, which is audit of financial statements prepared in accordance with special purpose framework. I've divided the whole essay into three parts. Number one is scope, second is special purpose framework, and then what are the requirement of essay 800. So let's start with special purpose framework. What is special purpose framework? Special purpose framework एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है विच इज़ डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूज़र्स. नाउ फॉर एग्जांपल हमारी एक यूके बेस्ड कंपनी है एंड इट हैज़ एन इंडियन सब्सिडरी. नाउ जो हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं दे वांट कि हमारी जो यूके बेस्ड कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है. तो जो यूके बेस्ड कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एएस या फिर एएस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगी विच एवर इज़ एप्लीकेबल टू द कंपनी. ठीक है, तो इधर जो भी हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं दे आर दी स्पेसिफिक यूजर्स एंड इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स है दैट दे वांट टू नो कि यूके बेस्ड कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. देयरफॉर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एएस या फिर एएस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगे दैट वुड बी अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जिस फ्रेमवर्क में वो रिपोर्ट होंगे दैट वुड बी द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. नाउ जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है इट मे बी अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. हमारे स्टडी मैट में सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए हैं. वन इज़ क्रेडिटर, सेकंड इज़ रेगुलेटर एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रैक्टर. नाउ जो हमारा जो एक एंटिटी का क्रेडिटर है वो रिक्वायर कर सकता है एंटिटी से कि आप मुझे जो भी आपकी कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ जो भी आपके कैश रिसीट्स या फिर कैश डिस्बर्समेंट है ड्यूरिंग द ईयर आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो. ठीक है, तो दैट वुड बी अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्रेडिटर. ठीक है, नाउ रेगुलेटर. हमारा जो रेगुलेटर है वो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविज़न एस्टैब्लिश कर सकता है कि आप इसमें हमें एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करके दो. फॉर एग्जांपल हमारा एमसी हो गया या फिर सेबी हो गया. दैट इज़ बिसाइड जो भी आप नॉर्मली रिपोर्ट करते हो हमारे इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करके दो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्टर. एक जो एंटिटी है वो एक लोन एग्रीमेंट या फिर एक प्रोजेक्ट ग्रांट में भी एंटर हो सकती है विद एनी कॉन्ट्रैक्टर. तो एक कॉन्ट्रैक्टर की भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हो सकती हैं. ठीक है, तो अगर ये एग्जाम्पल्स पूछ ले ऐसे आपसे तो इसका निमोनिक है CRC विच इज़ क्रेडिटर, रेगुलेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव स्कोप हेयर. स्कोप में बस आप ये ध्यान रखना कि ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करती है. मतलब ना सिर्फ बैलेंस शीट ना सिर्फ P&L, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं इसमें विच इज़ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड इट्स अकम्पनिंग नोट्स. ठीक है, एंड रेस्ट आप एक बार जस्ट रीड कर लेना. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस. ठीक है, now let's move on to what are the requirements of essay 800. So I've divided the requirements of essay 800 into further 3 parts which is कि ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना चाहिए when he is accepting the engagement. फर्दर जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर प्लानिंग और परफॉर्मिंग द ऑडिट में उसको क्या कंसिडर करना चाहिए. एंड जब हमने परफॉर्म भी कर लिया ऑडिट उसके बाद रिपोर्ट करते टाइम क्या क्या कंसिडरेशंस उसको दिमाग में रखनी चाहिए. सो let's move on to number 1. what are the considerations when accepting an engagement. सबसे पहली चीज़ किसी भी एंगेजमेंट को किसी भी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी FRF अप्लाई हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं. ठीक है, therefore before accepting an engagement auditor is required to determine the acceptability of the FRF applied. ठीक है, इन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को अब क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है. नंबर 1 पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. नंबर 2 उसके इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन से हैं. एंड नंबर 3
मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू डिटरमाइन कि जो भी FRF है वो एक्सेप्टेबल है और एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इधर ऑडिटर को सबसे पहले क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, कि पर्पस क्या है सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का। नंबर 2, इंटेंडेड यूज़र्स कौन होंगे। नंबर 3, कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू डिटरमाइन जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है और एप्लीकेबल। ठीक है, अब इधर आपके पास जैसे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक एप्लीकेबल FRF एंड एक एक्सेप्टेबल FRF। ठीक है ना, व्हाट इज़ अ एप्लीकेबल FRF। एक एप्लीकेबल FRF क्या होता है। एप्लीकेबल FRF, सपोज हमारी एक ICI जो है वो इंड AS और AS पब्लिश करते रिलीज़ करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज टू फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो जो भी इंड AS या फिर AS उन्होंने रिलीज किए हैं दैट इज़ एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम उसमें अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर मैं आपका सेकंड एग्जांपल देखूं, इट इज़ ऑफ अ रेगुलेटर। तो कोई भी लॉ और रेगुलेशन जो है वो एक हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब कर सकता है जो कि मैनेजमेंट यूज़ कर सकती है टू प्रिपेयर द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड नंबर 3, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया था। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब सपोज़ जो लॉ और रेगुलेशन ने हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब किया और जो नॉर्मली जैसे सपोज़ जो ICI ने जो नॉर्मल हमारे इंड AS या फिर AS प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें ICI ने प्रोवाइड किया है, फर्दर जो हमें एक पर्टिकुलर लॉ और रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर कोई कन्फ्लिक्ट है तो हमारा SA 210 बोलता है ऑडिटर को कि भाई देखो अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको देखो कि क्या कन्फ्लिक्ट है, और फिर SA 210 में हमें एक्शंस भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं टू रिजॉल्व दोज कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर यही लिखा है वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। SA 210 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन whether any conflict between financial standards and additional requirement exist, and it prescribes the actions to be taken by the auditor if the conflict exists. ठीक है, now जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हम क्या देखेंगे, जो भी SA 210 में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जो भी नॉर्मली एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में होते हैं, ठीक है, वो हैं या नहीं उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में, हम वो देखकर ही डिसाइड करेंगे कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हमें कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड किए हैं या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल FRF है या नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट. In case of the special purpose framework, importance of each attribute normally exhibited by the acceptable FRF to particular engagement is a matter of professional judgment. ठीक है, now हमने बात कर ली कि applicable FRF क्या होता है. Now what is an acceptable FRF? तो one of the key factor in determining the acceptability of the FRF applied is the financial information needs of the intended users. अगर जो भी हमारे intended users हैं उनकी financial information की जो need है अगर वो उस FRF से fulfill हो रही है then only it is an acceptable FRF, otherwise it is not. ठीक है, तो what all are the considerations when accepting the engagement? सबसे पहले तो ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी FRF अप्लाइड है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है. ठीक है, और ऑडिटर को किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है. नंबर 1 द पर्पस, नंबर 2 इंटेंडेड यूजर्स कौन से हैं, एंड नंबर 3 स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन कि जो FRF है वो एक्सेप्टेबल है और एप्लीकेबल है या नहीं है. ठीक है, नाउ फर्दर वील मूव ऑन टू द कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. तो इसमें हमारे स्टडी मैट में 3 essay की बात की गई है, essay 200, essay 320 एंड essay 260. Now essay 200 is the overall objective of the
इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला ऐसे। अब ऑडिटर को ऐसे 200 की एप्लीकेबिलिटी देखनी है बाकी सारे एसेस पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लाई करना है ऑडिटर को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एंड नेक्स्ट जो भी बाकी सारे एसेस है रेलिवेंट टू ऑडिट वो भी कंप्लाई होने चाहिए, ठीक है। तो अब ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे अनलेस, 2 केसेस ऐसे हैं अब उस ऐसे को हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दैट वुड बी कि वो पूरा ही ऐसे जो है वो इररेलेवेंट बन जाता है, या फिर उसमें एक ऐसी कंडीशन है उस ऐसे में कि अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी वो ऐसे लगेगा वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज़ कंडीशनल, और जो कंडीशन है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ मेटिलिटी ऐसे 320। देखो अब ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है और जो अपने इंटेंडेड यूज़र्स हैं वो एक मिलकर एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर ले कि इसके बिलो अगर कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है इन दी ऑडिट दैट विल नॉट बी करेक्टेड, या फिर उसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इंटेंडेड यूज़र्स के साथ डिसाइड कर लिया, स्टिल जो ऑडिटर है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो ऐसे 320 के अकॉर्डिंग नॉर्मली जैसे हम मेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट फिर भी करेगा, ठीक है। इवन दो एक थ्रेशोल्ड ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द मैनेजमेंट, स्टिल ऑडिटर विल अप्लाई ऐसे 320, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, इन केस ऑफ द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट में एग्री विद इंटेंडेड यूजर्स ऑन थ्रेशोल्ड बिलो विच मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी करेक्टेड और एडजस्टेड। Existence of such threshold doesn't relieve the auditor from the requirement of determining the materiality as per SA 320. Now communication with TCWG. अब एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। जनरल पर्पस विच इज़ जनरली अवेलेबल फॉर ऑल, जो कि हम नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं, और स्पेशल पर्पस जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होती हैं, ठीक है। अब जो TCWG हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो ज़रूरी नहीं है वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी TCWG हों, ठीक है। देयरफॉर जो 260 की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ इट्स प्रिपरेशन मे नॉट बी the same as TCWG for the general purpose financial statement. Requirement of SA 260 may not be relevant to the audit of special purpose financial statements. Now let's move on to what are the reporting considerations. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल FRF। जो हमारा SA 700 है वो ये बोलता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो भी हमारा FRF है, एप्लीकेबल FRF, उसको पूरा डिस्क्राइब करे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो FRF है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस गिवन हैं, ठीक है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो उसको भी अलग से डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। तो देखो SA 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इवैल्यूएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल FRF. In case of the financial statement prepared in accordance with the provision of a contract, auditor shall evaluate whether financial statement adequately describe any significant interpretation of the contract of which the financial statements are based. Now, SA 700 deals with the form and content of the audit report. अब ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले मैं बताना है कि पर्पस क्या है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेकंड हमारे इंटेंडेड यूजर्स कौन हैं। थर्ड चीज़, अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है फ्रॉम अ पूल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ये इंक्लूड करना है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एप्लीकेबल FRF है वो एक्सेप्टेबल भी है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो देखो आप इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ से रिलेट कर सकते हो जिस चीज़ की ऑडिटर ने स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग ली थी। पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, एंड देन स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल FRF इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सेम चीज़ जिसकी स्टार्टिंग में ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ली थी वही जाकर लास्ट में ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। ऑडिटर शैल डिस्क्राइब पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, and if the management has choice of financial reporting frameworks in preparation of the financial statement, explanation of the management responsibility for financial shall also make reference to its responsibility for determining that applicable FRF is acceptable,
Now second point is alerting the readers that financial statements are prepared in accordance with special purpose financial statements. अब होता क्या है कि हम बनाते तो एक स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए, बट वो स्पेसिफिक यूज़र्स ना यूज़ करके या फिर उस पर्पस के लिए ना यूज़ होके किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को क्लियर डिस्क्लेमर देना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनाई हैं और किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच दे वर इंटेंडेड, ठीक है। जैसे एक रेगुलेटर है वो रिक्वायर कर सकता है सर्टेन एंटिटीज़ टू प्लेस द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने के लिए ऑडिटर अलर्ट करेगा यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर हुए इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस, ठीक है। अब इसके लिए ये वो किस में बताएगा, एक EOM पैरा में एक्सप्लेन करेगा। नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़, कोई और उसको यूज़ ना कर ले, इसके लिए भी ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर देगा कि भैया ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ होगी और यही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई कृपया करके इसको यूज़ ना करें, ठीक है। तो ऑडिटर इंडिकेट दैट ऑडिट रिपोर्ट इज़ इंटेंडेड सोली फॉर स्पेसिफिक यूज़र्स, ठीक है, and this may be achieved by restricting the distribution on use of the audit report. So that's it guys, we have completed our essay 800. Now let me show you one audit report of Bharti Airtel India Special Purpose Financial Statements. ये भारती एयरटेल UK लिमिटेड की इंड एस में कन्वर्टेड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा हम आ जाते हैं इसकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट पे। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा EOM पैरा इंक्लूडेड है और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ भी उन्होंने क्लियरली दिया है। देखो उन्होंने लिखा है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी सोली टू असिस्ट भारती एयरटेल लिमिटेड फॉर इट्स कंसोलिडेशन पर्पस and to comply with the requirements under the Companies Act. As a result, special purpose financial statement may not be suitable for another purpose. क्लियरली डिफाइन कर दिया किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ही है। Our report is intended solely for the use of the management and the board of directors for the above purpose and should not be distributed to or used by any other parties, ठीक है। तो इधर इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि किस पर्पस के लिए उन्होंने यूज़ की है, कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है और शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय एनी अदर पार्टीज, ठीक है। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड essay 800 fully and I hope you have liked this video. We'll come up with other essays as well. Thank you so much.